हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हानु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है अध्याय नंबर 10 जो परीक्षा वाणी का है, उत्तराखंड परीक्षा वाणी में अध्याय नंबर 10 पर हमने काम किया था। मेलों का टॉपिक हमने किया था। इसमें कुछ मेले हैं जो हम लोग देखकर चले। यहाँ पर राज्य के प्रमुख मेले ये भी पढ़ लेते। आज उत्सव का टॉपिक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ प्रमुख मेले लिखवा देते हैं जो उत्तराखंड के मेले हैं जिन्हें राज्य के मेला घोषित किया गया है। उनके नाम नोट करवा देते हैं और उसके बाद में हम लोग उत्सव पढ़ेंगे जी। तो देखिए जरा, हम लोग देखते हैं यहाँ पर जी, उत्तराखंड उत्तराखंड के प्रमुख राज्य के मेले। या हम लोग लिखेंगे उत्तराखंड के राज्य के मेले घोषित। उत्तराखंड के राजकीय मेले घोषित। कौन से मेले को उत्तराखंड में राज्य के मेला बताया गया है, देखेंगे जरा उसे। नंबर 1 है जागड़ा। जागड़ा हरियाली मेला। एक है जी हरियाली मेला, जागड़ा हरियाली मेला। हम लोग देखकर चलेंगे ये जो मेला है कहाँ का है, तो हम लोग कहेंगे देहरादून। देहरादून। कब इसे राज्य के मेला घोषित किया, तो हम लोग देखेंगे 30 अगस्त 2022। एक नंबर 2 पर हम लोग देखकर चले क्रांति दिवस मेला। क्रांति दिवस मेला। क्रांति दिवस मेला कहां लगता है, पौड़ी। इसे कब राज्य के मेला घोषित किया गया, तो 23 अप्रैल 2022। 23 अप्रैल 2022 को इसे राज्य के मेला घोषित किया गया। उसके बाद हम लोग देखें, एक है बग्वाल मेला। नंबर 3 पर है बग्वाल। बग्वाल मेला नंबर 3 पर है बग्वाल मेला। और बग्वाल मेला कहां का है, चंपावत का। चंपावत देवीधुरा। चंपावत देवीधुरा का बग्वाल मेला है और 11 जुलाई 2022 को इसे घोषित किया गया। जुलाई 2022 को इसे राज्य के मेला घोषित किया गया। और एक हम लोग देखेंगे गोलजू मेला चंपावत का। जो मुख्य नाम है केवल उनके बता रहे हैं हम लोग आपको जी। गोलजू मेला। गोलजू मेला ये कहां है, चंपावत में। इसे भी राज्य के मेला घोषित किया गया है 2023 को, जुलाई 2023। एक मेला और बताते हैं आपको जी, नंदा देवी मेला। नैनीताल वाला नंदा देवी की बात कर रहे हैं हम लोग। चंपावत तो ये अल्मोड़ा में भी है। नैनीताल वाला नंदा देवी मेला कब घोषित हुआ है, सितंबर 2023। कुछ मेले हैं जिन्हें राज्य के मेला घोषित किया गया है, उन्हें हम लोग देखकर चल रहे जी। आइए जरा, यहां पर लिखे प्रमुख उत्सव या महोत्सव। प्रमुख उत्सव या महोत्सव को देखो जरा। मेलों के बाद का एक टॉपिक है प्रमुख उत्सव या महोत्सव का। आइए जरा ध्यान से, यहां पर नोठा कौतिक उत्सव। नोठा कौतिक उत्सव देखे जरा। वैशाख माह के 5वें सोमवार या ज्येष्ठ माह के प्रथम सोमवार को। अंडरलाइन करेंगे जो बात बता रहे हैं। नोठा कौतिक उत्सव में गढ़वाल कुमाऊं दोनों का प्रसिद्ध है नोठा कौतिक उत्सव। हम लोग देखेंगे कब लगता है ये, वैशाख माह के 5वें सोमवार या ज्येष्ठ माह के प्रथम सोमवार। ज्येष्ठ माह के प्रथम सोमवार को आयोजित होता है कौन सा मेला, नोठा कौतिक उत्सव मेला। तो नोठा कौतिक उत्सव कब का है, वैशाख माह के 5वें सोमवार
और ज्येष्ठ माह के प्रथम सोमवार को ये मेला लगता है नोठा कोतिक जी। देखकर चलेंगे जरा। ज्येष्ठ माह के प्रथम सोमवार या वैशाख माह के 5वें सोमवार को आयोजित होता है नोठा कोतिक उत्सव। इसमें एक दूसरे गांव के बीच पत्थरों की वर्षा से पहले के समय कई लोग घायल हो जाते थे। कभी कभी कुछ कोतगेरों की मृत्यु तक हो जाती। कोतगेर कौन है? जो मेले में भाग लेने वाले दल है, उन्हें कोतगेर बोला है। चमोली के आदि बद्री धाम में और कुमाऊं क्षेत्र के देवीधुरा में, पूर्णागिरी में, सोमेश्वर द्वारा घाट में कोतिक विशेष रूप से मनाया जाता है। आदि बद्री धाम में अब नोठा कोतिक को हिमालय महोत्सव के नाम से जानते हैं। इंपोर्टेंट है लाइन, हिमालय महोत्सव के नाम से जानते हैं हम लोग। देखेंगे नोठा कोतिक। नोठा कोतिक उत्सव वैशाख माह के 5वें सोमवार, ज्येष्ठ माह के प्रथम सोमवार को मनाते हैं। आदि बद्री धाम में इसे हिमालय महोत्सव के नाम से जानते हैं। नोठा कोतिक को आदि बद्री धाम में हिमालय महोत्सव। और देखो इसमें एक दूसरे के गांव के बीच पत्थरों की वर्षा होती है। यहां पर हमें देखकर चलना। चमोली के आदि बद्री धाम में और देखो देवीधुरा में, पूर्णागिरी चंपावत में, सोमेश्वर द्वारा हाट में कोतिक विशेष रूप से मनाया जाता है। आगे ध्यान देंगे जरा। गैंदी का खकोटी उत्सव इंपोर्टेंट है। खकोटी उत्सव गैंदी का कहां लगता है? पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल में गैंदी का खकोटी उत्सव लगता है। बसंत पंचमी से बैसाखी तक लगता है। बसंत पंचमी से लेकर बैसाखी तक लगता है गैंदी का खकोटी उत्सव पौड़ी गढ़वाल में। और यह उत्सव पांडवों की से जुड़ी कथा से संबंधित है। इस उत्सव की परंपरा पांडवों से जुड़ी कथा से है। परंपरा के अनुसार यहां गैंदी, गैंदी बोलते हैं मादा गैंडा, का खकोट या खाल खींचा जाता है। अंडरलाइन करेंगे यहां पर जी। गैंदी का खकोटी उत्सव में मादा गैंडा की खाल खींची जाती है और उससे गेंद बनाई जाती है। और गेंदी को पाने के लिए पांडव कई दिन तक नागमल से युद्ध करते हैं। तो यहाँ पर पांडवों का और नागमल का युद्ध होता है गेंदी का खकोटी उत्सव में, पांडव और नागमल का युद्ध। बाद में अर्जुन गेंदी को अपने धनुष के प्रहार से कर मारने में सफल हो जाते हैं। इसी के साथ पांडवों द्वारा श्राद्ध तर्पण किया जाता है। हमने कहा कि पांडवों का और नागमल का युद्ध किस में होता है? तो हम लोग कहेंगे गेंदी का खकोटी उत्सव में। और गेंदी का खकोटी उत्सव कहां लगता है? पौड़ी गढ़वाल में। कब लगता है? बसंत पंचमी से बैसाखी तक लगता है। पांडवों की कथा से जुड़ा हुआ यह उत्सव है यहां पर जी। एक नवयुवक नागमल और एक युवती नागमती की भूमिका यहां पर अदा करती है। तो नागमल और नागमती की कथा से संबंधित उत्सव है गेंदी का खकोटी उत्सव। और इसमें चौफूला व झुमेलो नृत्य होता है। यहाँ पर चौफूला व झुमेलो नृत्य होता है। यहाँ पर ध्यान देकर चलेंगे। एक है सुरखंडा उत्सव। सुरखंडा उत्सव टिहरी गढ़वाल में। अंडरलाइन करेंगे। सुरखंडा देवी के मंदिर में लगता है टिहरी गढ़वाल में सुरखंडा उत्सव। टिहरी गढ़वाल में सुरखंडा देवी के मंदिर में लगता है टिहरी गढ़वाल में सुरखंडा उत्सव। एक है हिल जात्रा उत्सव। चरवाहों एवं किसानों का उत्सव है ये हिल जात्रा उत्सव। चरवाहों और किसानों का उत्सव है पिथौरागढ़ के सोर घाटी क्षेत्र में। वर्षा ऋतु में धान रोपाई के समय मनाया जाता है। हिल जात्रा उत्सव पिथौरागढ़ में है। अंडरलाइन करेंगे। पिथौरागढ़ की सोर घाटी में हिल जात्रा उत्सव है। वर्षा ऋतु में धान रोपाई के समय मनाया जाता है हिल जात्रा उत्सव को। यह उत्सव पश्चिमी नेपाल की देन है। पश्चिमी नेपाल की देन है। पश्चिमी नेपाल मतलब गोरखों की देन है ये उत्सव। हम लोग देखकर चलते हैं हिल जात्रा उत्सव कहां पर लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। पिथौरागढ़ की सोर घाटी में हिल जात्रा उत्सव लगता है। पिथौरागढ़ की सोर घाटी में जी। चरवाहों और किसानों का उत्सव है जो हम लोग पढ़कर चलते हैं हिल जात्रा को। पश्चिमी नेपाल की देन है हिल जात्रा उत्सव। पिथौरागढ़ में लगता है जी उत्सव।
पिथौरागढ़ के कुमोड़ बजेटी गांव में और रावल गांव में। पिथौरागढ़ के कुमोड़ बजेटी रावल गांव में इस उत्सव को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त कनाली छिना में और अस्कोट क्षेत्र में यह उत्सव मनाया जाता है। पिथौरागढ़ के कुमोड़ बजेटी में, रावल गांव में, कनाली छिना में और अस्कोट क्षेत्र में इस उत्सव को मनाया जाता है। और यह उत्सव कृषि कार्यों से संबंधित है, चरागाह और कृषि कार्यों से संबंधित है। और इसमें स्वांग नृत्य होता है, अंडरलाइन करेंगे। पश्चिमी नेपाल की देन है और ये, और कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के कुमोड़ बजेटी गांव, रावल और बिशाड़ गांव, कनाली छिना और अस्कोट में लगता है ये उत्सव, जो हम लोग ध्यान देकर चलेंगे। एक हिजरी रामायण उत्सव वैशाख महीने में लगता है। रामायण उत्सव, रामायण उत्सव का आयोजन चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलोड़, डुंगरा और सेलम आदि गांव में किया जाता है। रामायण उत्सव कहां पर लगता है? तो चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलोड़, डुंगरा, सेलम आदि गांव में लगता है। रामायण उत्सव वैशाख महीने में लगता है। इस उत्सव में पत्थर या पात्र, क्यामू या शहतूत, लकड़ी के कलात्मक मुखौटे लगाकर रामलीला के मुख्य प्रसंगों का लोक नृत्य शैली में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जो हम लोग पढ़ते हैं यहां पर जी, रामायण उत्सव इंपोर्टेंट उत्सव है। जो रामायण उत्सव है 2 अक्टूबर 2009 को अंडरलाइन करेंगे। 2 अक्टूबर 2009 को इस उत्सव को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। यूनेस्को में 2 अक्टूबर 2009 को इसे शामिल किया गया है, रामायण उत्सव को, 2 अक्टूबर 2009 को। और चमोली के जोशीमठ ब्लॉक में सलोड़, डुंगरा, सैलंग आदि गांव में इसका आयोजन किया जाता है। वैशाख महीने में आयोजन होता है रामायण उत्सव का। चमोली के जोशीमठ ब्लॉक में इसका आयोजन होता है। सलोड़, डुंगरा और सैलंग गांव में इसका आयोजन किया जाता है। अंडरलाइन करके चलेंगे। यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, भूमियाल देवता की भी पूजा की जाती है इस उत्सव में। रामायण उत्सव में लिख सकते हैं भूमियाल देवता की पूजा, भूमियाल देवता की भी पूजा, भूमियाल देवता की भी पूजा की जाती है। और इस उत्सव को विश्व के सामने किसने प्रस्तुत किया? तो हम लोग कहेंगे विश्व के सामने, विश्व के सामने कुशल सिंह भंडारी। कुशल सिंह भंडारी ने रखा रामायण उत्सव को विश्व के सामने। कौन लेकर आए? कुशल सिंह भंडारी। 18 मुखौटों के साथ यह उत्सव किया जाता है, याद रखेंगे जरा। 18 मुखौटे, ये लिखा ना यहाँ पर मुखौटे, तो कितने मुखौटे? 18। 18 मुखौटों के साथ में रामायण उत्सव का आयोजन होता है। आगे लिखा जी कंडाली उत्सव। कंडाली उत्सव को ध्यान देकर चलेंगे, इसका दूसरा नाम भी है कंडाली का किरजी उत्सव। तो कंडाली को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? किरजी उत्सव के नाम से भी जान सकते हैं। तो कंडाली या किरजी उत्सव, कंडाली या किरजी उत्सव कहाँ का है? पिथौरागढ़ का है। और कौन मनाते हैं? भोटिया जनजाति। कितने समय में? 12 वर्ष में एक बार। किरजी या कंडाली उत्सव का आयोजन पिथौरागढ़ में भोटिया जनजाति करती है। और कितने समय बाद करती है? तो 12 वर्ष में एक बार मनाती है कंडाली या किरजी उत्सव को जी, पिथौरागढ़ में जी कंडाली उत्सव भी। अब देखो जरा जी, आगे यात्रा का टॉपिक लिखा है, लेकिन कहीं पर खाली पेज पर आप लोग कुछ मुख्य उत्सव और भी हैं, उनके भी नाम नोट कर लेंगे, जो हम लोग देखेंगे। कुछ 1-2 उत्सव के नाम आपको लिखवा देते हैं जरा हम। जो जैसे हम लोग कहें यहां पर जी, एक उत्सव और बता देते हैं, आप लोग लिख लेना कहीं पर। घड़ियाल उत्सव। घड़ियाल उत्सव कहाँ का है? ये टिहरी का, टिहरी का है। 12 वर्षों बाद होता है, 12 वर्ष में, 12 वर्ष में लगता है एक बार घड़ियाल उत्सव, टिहरी का है। एक उत्सव और बता देते हैं, लिख लेना आप लोग कहीं पर। हिरण
शीतल उत्सव, हिरण शीतल उत्सव कहाँ का है? तो देखेंगे पिथौरागढ़ का है। कृषि से संबंधित उत्सव है ये। हिरण उत्सव। नेक्स्ट है व्यास या शिव उत्सव, व्यास या शिव महोत्सव। ये कहाँ का है जी? गुंजी। गुंजी कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में। व्यास या शिव महोत्सव गुंजी पिथौरागढ़ का, लिखकर चलेंगे आप लोग इस उत्सव को भी। एक और है जी, लिख लेना इसे भी जरा। कोठी पूजा महोत्सव, कोठी पूजा महोत्सव उत्तरकाशी का। कोठी पूजा महोत्सव उत्तरकाशी का है। और इसमें जो देखेंगे हम लोग, इस महोत्सव में श्रीगुल देवता की पूजा होती है। श्रीगुल देवता की पूजा, श्रीगुल देवता की पूजा होती है। और पशुपालकों का है। पशुपालकों का उत्सव है, श्रीगुल देवता की पूजा होती है। और श्रावण माह में होता है, श्रावण माह में होता है, श्रीगुल देवता की इसमें पूजा होती है। तो गोठी पूजा महोत्सव को हमने जाना है, श्रीगुल देवता की पूजा है, पशुपालकों का उत्सव है और श्रावण माह में होता है जी। उत्सव हम लोग देखकर चल रहे हैं। यहाँ पर उत्तरकाशी में है जी, यहाँ पर इसे पढ़ा है। इसी के साथ में एक उत्सव और लिख सकते हैं कहीं पर जी आप लोग, उसका नाम है जी किमोद महोत्सव। किमोद महोत्सव ये कहाँ का है? किमोद महोत्सव तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जी देहरादून जौनसार भाबर का। ये है जी जौनसार भाबर, जौनसार भाबर का महोत्सव है किमोद महोत्सव। कीम की जड़ी बूटी से, कीम की जंगली जड़ी बूटियों से संबंधित है यहाँ पर जो महोत्सव हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर जी। तो हमने कुछ महोत्सव है जिनके विषय में जानकारी ली है, जो महोत्सव थे यहाँ पर उन्हें जाना हम लोगों ने। तो उत्सव का टॉपिक था जो हमने इस उत्सव के टॉपिक को देखा है। इसके बाद एक यात्रा लिखिए, उस यात्रा का नाम है जी कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो उत्तराखंड की प्रमुख यात्राएं शुरू होती है, मेलों के बाद उत्सव किया हमने और उत्सव के बाद है प्रमुख यात्रा उत्तराखंड की। यहां से जो प्रश्न बनेंगे पेपर के लिए वो अंडरलाइन करवा दे जरा। एक यात्रा है जी कैलाश मानसरोवर यात्रा, इंपोर्टेंट यात्रा है जी। कब इसका आयोजन होता है? तो हम लोग कहेंगे जून से लेकर सितंबर माह तक इसका आयोजन किया जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा का। कौन करता है आयोजन? भारतीय विदेश मंत्रालय करता है इसका आयोजन। और सहयोगी संस्था कौन है? कुमाऊं मंडल विकास निगम सहयोगी। दूसरा सिक्किम पर्यटन विकास निगम भी सहयोगी। तीसरा भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP भी। चौथा चीन सरकार तिब्बत भी। कैलाश मानसरोवर यात्रा में मुख्य काम किसका है जी? भारतीय विदेश मंत्रालय का। बाकी कुछ सहयोगी संस्था हमें ध्यान रखनी है, कुमाऊं मंडल विकास निगम, सिक्किम पर्यटन विकास, भारत तिब्बत सीमा बल और चीन सरकार तिब्बत। लगभग 24 से 30 दिन तक यह यात्रा चलती है कैलाश मानसरोवर, अंडरलाइन करेंगे। यात्रा की अवधि है 24 से 30 दिन। यात्रा मार्ग कौन सा है? लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ में जी। यहां से चलती है यात्रा लिपुलेख दर्रे पिथौरागढ़ से जी। और देखो भारत का अंतिम शिखर स्थल है नवीढांग, गुंजी के पास नवीढांग। और भारत का अंतिम बिंदु कौन सा? लिपुलेख दर्रा, भारत का अंतिम बिंदु जो इस यात्रा का पड़ेगा। तिब्बत में प्रवेश राक्षस ताल झील पर, मानसरोवर झील और धौलमाला कैलाश पर्वत पर जाती है जब हम लोग तिब्बत में पहुंच जाते हैं। तो यात्रा मार्ग देखा, लिपुलेख दर्रे से होकर ये यात्रा संपन्न होती है। इंपोर्टेंट है ये लाइन यहां पर जी। भारत का अंतिम बिंदु है जो यहां पर जी इस यात्रा का, वो लिपुलेख दर्रा। कैलाश मंदिर के प्रमुख देवता भगवान शिव, अंडरलाइन करेंगे। अन्य विशेषता पढ़ते हैं इस यात्रा की, देखिए जरा। अन्य विशेषता में क्या है? इस यात्रा में यात्रियों की शारीरिक जांच दिल्ली हार्ट एंड
लंग्स इंस्टीट्यूट द्वारा होती है यात्रियों की शारीरिक जांच। इस यात्रा में और क्या है, वीजा चीन सरकार की भी रजामंदी से होता है। यात्रियों के लिए जो वीजा जारी होता है चीन सरकार की रजामंदी से होता है। यह यात्रा 1961 से 81 के बीच लगभग 20 वर्षों तक बंद रही जी ये यात्रा जी। 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के बाद 1961 से 81 के बीच लगभग बंद रही है ये यात्रा। हम लोग देखकर चलेंगे, आइए जरा। भारत चीन युद्ध के कारण ये क्या रही जी, स्थगित रही थी। यहां पर हम लोगों ने इस यात्रा के विषय में जाना है कि भारत चीन युद्ध के कारण ये यात्रा स्थगित की गई थी। हमने 3 पॉइंट जान लिया यहाँ पर इस यात्रा के मुख्य बिंदु के जी। उसके बाद भारत चीन युद्ध के कारण जी देखो जरा, भारत चीन युद्ध के कारण ये यात्रा क्या रही थी, स्थगित रही थी 1961 से 81। 1961 से 81 तक बंद रही, फिर इसे कब शुरू किया, 1981 में दोबारा। नंबर 4 पॉइंट देखो, कैलाश शिखर की बनावट शिवलिंग की तरह है, पर्वत के पत्थर काले हैं, यात्री मानसरोवर झील में स्नान करते हैं, उसके बाद शिवलिंगाकार कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करते हैं जो लगभग 51 किलोमीटर की गोलाई में है। नंबर 4 को पढ़ रहे, कैलाश शिखर की बनावट शिवलिंग की तरह है कैलाश शिखर, और शिवलिंग की तरह है कैलाश पर्वत जी, शिवलिंग के आकार में, और यात्री मानसरोवर झील में स्नान करते हैं और उसके बाद शिवलिंगाकार कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और कैलाश पर्वत की परिक्रमा कितने किलोमीटर की, 51 किलोमीटर की है कैलाश पर्वत की परिक्रमा। आगे देखो जरा, मानसरोवर झील की बाहरी परिक्रमा 62 किलोमीटर की, अंडरलाइन करेंगे। मानसरोवर झील की बाहरी परिक्रमा 62 किलोमीटर की है और कैलाश पर्वत की 51 किलोमीटर की है। मानसरोवर झील पर कोई मंदिर या मूर्ति नहीं है। यात्रियों को सरोवर के किनारे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करनी पड़ती है। कैलाश से मानसरोवर झील की दूरी 32 किलोमीटर पड़ती है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील आपस में 32 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं। और मानसरोवर झील के पास कोई भी, यहां पर देखो जरा, कोई भी मंदिर या मूर्ति नहीं है। मानसरोवर झील के पास स्नान करने के बाद लोगों को मिट्टी का शिवलिंग बनाकर वहां पर मानसरोवर झील के पास पूजा करनी पड़ती है। 1962 के युद्ध से पूर्व यह यात्रा बिना वीजे के होती थी। उस समय तीर्थयात्री मुख्य रूप से धारचूला की व्यास घाटी, पिथौरागढ़ में जी धारचूला से लिपुलेख दर्रा मानसरोवर पहुंचते थे। 1962 से पहले बिना वीजे के होती थी यह यात्रा। अब चीन सरकार की रजामंदी से वीजा बना जाता है जी यहां पर जी। इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी जोहार घाटी के किंगरी बिंगरी दर्रे और चमोली जिले के जोशीमठ के नीति घाट दर्रे से भी कैलाश मानसरोवर जाते थे। तो 1962 से पहले किंगरी बिंगरी दर्रे से भी जाते थे और देखो नीति घाटी दर्रे से भी जाते थे। 1962 का जो युद्ध हुआ था और बिना वीजे के होती थी। हम लोग देखते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा ही पहले की बात है। लेकिन युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच 1981 में धारचूला तहसील की व्यास घाटी लिपुलेख दर्रे से कैलाश यात्रा शुरू करने पर सहमति बनी, जो बिना रुकावट के निरंतर जारी है। मतलब 1981 से यात्रा दोबारा शुरू हुई है। लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर जाते हैं और कैलाश पर्वत की परिक्रमा कितनी है, 51 किलोमीटर की है और मानसरोवर झील की परिक्रमा 62 किलोमीटर की है। और देखो मानसरोवर झील में स्नान करने के बाद मंदिर या मूर्ति नहीं है, वहां पर शिवलिंग बनाना पड़ता है मिट्टी से और उसकी पूजा की जाती है वहां पर जी। तो हम लोगों ने अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा के विषय में कुछ बातें जानी है। लगभग हम लोग देखकर चले ये जो यात्रा है कितने दिनों में संपन्न होती है, पीछे लिखा भी है यहां पर जी। देखो जी, 24 से 30 दिन की यात्रा की अवधि है। जो यात्रा की अवधि है 24 से 30 दिन की यहां पर जी। कुछ हम लोग देखते हैं यहां पर जी 40 दिन भी बताकर चलते हैं इसकी अवधि जी। यहां पर जी 40 दिन भी बताकर चलते हैं, एक बार चेक कर लेना आप लोग अच्छे से यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर जी। अब देखो हमने कैलाश मानसरोवर यात्रा के विषय में कुछ बातें जानी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के विषय में कुछ बातें जानी है। अब इसी पर हम लोग देखकर चलेंगे। जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है उसका नाम लिखा देते हैं। कैलाश का सबसे ऊंचा शिखर, सबसे ऊंचा शिखर, कैलाश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है उसका नाम है ओलंपास। ओलंपास शिखर सबसे ऊंचा शिखर है जो 5810
मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ओलंपास शिखर। कैलाश शिखर का जो सबसे ऊंचा शिखर यहां पर मिला है, हमें ध्यान देकर चलना है। तो इस प्रकार से हमने कैलाश मानसरोवर यात्रा के विषय में जाना है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस यात्रा के टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। आपके जो टॉपिक है यहाँ पर जी, इसे कंप्लीट कर देंगे। क्लास बड़ी ना हो जाए, लंबी ना हो जाए, इस प्रकार से छोटे पार्टों में बांट करके आप लोगों का ये चैप्टर कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें फैक्चुअल डाटा बहुत ज्यादा है आपका जी। आप लोग इस चैप्टर को पेपर के लिए बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना और अध्याय नंबर 4, 5 और 6 भी जो हमने बात की है 4, 5 और 6 की, वे चैप्टर भी बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना, जिनका 30 तारीख को पेपर है आबकारी का। अध्याय नंबर 4, 5, 6 और अध्याय नंबर 11 जो हमने पढ़ा चुके हैं जी यहाँ पर जनगणना वाला, और अध्याय नंबर 11 के साथ में ध्यान रखेंगे जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जी 10वां भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हम लोग कर रहे हैं जी। तो आप लोग इन्हें बार बार रिवाइज करके चलिए और अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग जी। ध्यान रखिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से। धन्यवाद।